हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 20 खेती में खुशहाली। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चैप्टर है जिसके अंदर हम खेती से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें जानेंगे कि हमारे आसपास कौन सी फसलें बोई जाती हैं। फसल बोने के लिए किसान को खेतों में क्या क्या क्रियाविधि करनी पड़ती है, यानी क्या क्या काम करना पड़ता है। जुताई करनी पड़ती है, बीज बोने पड़ते हैं, कटाई करनी पड़ती है, फिर उन बीजों को संभाल के रखना होता है, तब जाकर के जो अनाज है वो आपके घरों तक पहुंचता है। सिंचाई भी करनी पड़ती है, पानी भी देना पड़ता है फसल को। इसके अलावा किसान बीज बोने के लिए बीज कहाँ से लाता है और आपके घर में जो खाना पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचता है। जब किसान खेतों में फसल बोते हैं तभी तो हमें अनाज मिलता है और अनाज से ही तो हम भोजन बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं कि कैसे खेती से खुशहाली आती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ, सबसे पहला और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हमें भोजन सामग्री कहाँ से मिलती है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें भोजन सामग्री जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो आप कह देंगे कि हमें भोजन सामग्री मिलती है कहाँ से, खेतों से। जब किसान खेतों में फसलें बोते हैं तो किसान द्वारा खेतों में बोई गई फसल से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो इसका उत्तर आप कह देंगे कि हमें भोजन सामग्री खेतों में बोई जाने वाली फसलों से प्राप्त होती है। तो आप क्या कह देंगे, हमें भोजन सामग्री खेतों में बोई जाने वाली फसलों से प्राप्त होती है। ये भी ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें भोजन सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है तो आप कह देंगे कि हमें भोजन सामग्री जो है खेतों में बोई जाने वाली फसलों से प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, आपका जो चैप्टर नंबर 20वां है इसके अंदर एक किसान की कहानी है और उस किसान का नाम है छगनाराम। ठीक है, तो छगनाराम आपसे बात करता है इस चैप्टर के अंदर और कहते हैं कि छगनाराम जो है, छगनाराम कहता है कि मेरे खेत में, छगनाराम क्या कहता है, छगनाराम कहता है कि मेरे खेत में मोठ, मूंग, तिल और बाजरा बोया जाता है। छगनाराम के खेत में क्या बोया जाता है, ये तो उसने कहा है, छगनाराम खुद कह रहा है कि मेरे खेत में क्या बोया जाता है, मोठ, मूंग, तिल, बाजरा। मोठ, मूंग, तिल, बाजरा। अब छगनाराम ने कह दिया कि मेरे खेत में मोठ, मूंग, तिल, बाजरा बोया जाता है और आपसे पूछा गया कि आपके आसपास के क्षेत्र में क्या क्या फसलें बोई जाती है। तो आप अपने आसपास जो भी फसलें देखते हो उनका आंसर आपने देना है कि हमारे आसपास, छगनाराम को हम बताएंगे कि हमारे आसपास अब कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, आप बता दीजिए। खेतों में आप कौन कौन सी फसलें देखते हो। सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं के अलावा क्या देखते हैं, चावल देखते हैं। चावल के अलावा कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, बाजरे की फसलें बोई जाती हैं, बाजरा। और क्या है, चना बोया जाता है। और क्या बोया जाता है, सरसों की फसल भी तो बोई जाती है। सरसों के अलावा मक्का भी तो बोया जाता है ना, मक्का। गेहूं, चावल, बाजरा, चना, सरसों, मक्का। इसके अलावा भी अगर आप अपने आसपास कोई फसल देखते हो, जैसे कि एक हम ज्वार भी देख लेते हैं, जौ देख लेते हैं, जौ बोई जाती है। इसके अलावा ज्वार भी बोया जाता है, ज्वार आदि। ठीक है, तो ये इतनी सारी फसलें हैं जो हमारे आसपास बोई जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके आसपास कोई भी फसल आपके दिमाग में आती है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, सरसों, मक्का, जौ, ज्वार आदि हमारे आसपास बोई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि छगनाराम के खेतों में मोठ, मूंग, तिल, बाजरा आदि बोया जाता है। आपके आसपास कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, तो आप कह देंगे कि हमारे आसपास ये फसलें बोई जाती हैं। अब देखिएगा कि फसल बोने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हमारी फसल है वो किस पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। क्योंकि फसल उगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। अब जल कहाँ से होगा, बारिश आएगी, बारिश से भगवान हमारे लिए जल भेजेंगे और खेतों में जल गिर जाएगा।
जाएगा। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो भी तो खेतों में पानी दिया जाता है, खेतों में फसलों को जो है जल दिया जाता है। तो वो किस माध्यम से दिया जाता है, वो किस माध्यम से दिया जाता है? आसपास से कोई नहर से पानी लिया जाता है, कुएं से, बावड़ी से, इन सभी चीज़ों से जल जो है खेतों तक पहुंचाया जाता है। और इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है? सिंचाई बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंचाई क्या है, सिंचाई क्या है, तो आप कह देंगे कि खेतों में फसल उगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? खेतों में फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा ना होने पर फसलों को किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए बेसिक बात हो गई कि फसलों के लिए, फसलों का उत्पादन करने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। अब फसलों को होती है पानी की आवश्यकता। अब मान लीजिए वर्षा नहीं होती है, वर्षा न हो, तब फसलों को पानी कैसे दिया जाता है? तब फसलों को पानी सिंचाई के माध्यम से दिया जाता है। अब सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? यानी खेतों में जल कहाँ से आएगा? कोई आसपास कुआं है, बावड़ी है, नहर है, नदी है, वहां से आएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि सिंचाई के साधन कौन कौन से, सिंचाई के साधन कौन कौन से, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सिंचाई क्या होती है। तो हम कह देंगे कि देखिए फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए वर्षा नहीं हुई तो फसलों को पानी कहाँ से देंगे? सिंचाई के माध्यम से देंगे। ठीक है, अब देखिएगा सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं कि सिंचाई का पानी आप दे तो रहे हो, फसलों को पानी दे तो रहे हो, लेकिन दोगे किसके माध्यम से? तो आप कह देंगे कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, नदी, नहर, बावड़ी इत्यादि के माध्यम से देंगे। तो कुएं के माध्यम से देंगे, कोई तालाब है तो उसके माध्यम से देंगे, और आजकल तो आपको पता है ट्यूबवेल के माध्यम से भी देते हैं। और इसके अलावा कोई नहर है या कोई नदी है या तो कोई क्या है, बावड़ी है आसपास आदि, ये सारे के सारे साधन हैं। यहाँ से जल उठा के हम कहाँ पर डाल देते हैं? हमारे खेतों में डाल देते हैं, और फसलों को क्या मिल जाती है? पानी मिल जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है? सिंचाई बोला जाता है। अब इतनी चीज़ तो हमें समझ आ गई कि भोजन सामग्री कहाँ से मिलती है? खेतों से प्राप्त होती है। खेत में हमारे आसपास कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब आपको पता है कि खेतों के अंदर किसान पशुओं का भी उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा बैल होते हैं, खेतों के अंदर काम आते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि किसान खेतों के अंदर पशुओं का क्या उपयोग करते हैं, तो आप कह देंगे कि किसान खेतों के अंदर पशुओं का क्या उपयोग करते हैं? जुताई के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है ना, बैलों के पीछे हल जोता जाता है। तो आप कह देंगे कि किसान जो है पशुओं का उपयोग भी खेती में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पशुओं का उपयोग भी खेती में करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसान खेती के अंदर पशुओं का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप कह देंगे कि जुताई के लिए, किसके लिए? जुताई के लिए किसान जो है पशुओं का उपयोग करते हैं खेती के अंदर। ठीक है, हल के माध्यम से उनको जोता जाता है। ठीक है, यानी हल उनके पीछे बांध करके और चलाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। अब क्या केवल पशुओं के माध्यम से सारा काम हो जाता है? नहीं, फसल उत्पादित करने के लिए किसान को और बहुत सारे औजारों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला पूछ लिया जा सकता है कि खेती में काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं? क्वेश्चन क्या आ सकता है? खेती में काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं? सिंपल सी बात है कि कौन कौन से औजार जो है उपयोग में लिए जाते हैं। तो आप कह देंगे, देखिए किसान हम सभी जो है कहीं ना कहीं हमने किसानों को देखा होगा, कहीं ना कहीं हमने खेत देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अभी आपको जो है ट्राई करना चाहिए कि आप खेतों को देखें, किसानों को देखें। अदरवाइज आप गूगल पर तो देख ही सकते हो, है ना, ऑनलाइन तो सब कुछ दिखाई दे ही जाता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि किसान बहुत सारे औजारों का उपयोग करके फिर कृषि करता है।
तो अब किसान जो है कौन कौन से औजारों का उपयोग करता है, तो आपको उन सभी औजारों के नाम बताने हैं। तो आप कह देंगे कि किसान जो है खेती में कई औजारों का उपयोग करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुदाली, खुरपी, हंसिया, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, हल, ये सारे के सारे आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि खेती में काम आने वाले औजार मुख्य रूप से कौन कौन से औजार हैं, तो आप कह देंगे कुदाली होती है, उसके अलावा खुरपी होती है, खुरपी, कुदाली, खुरपी, हल होता है। किसान का हल तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि किसान क्या चलाते हैं? हल चलाते हैं। तो कुदाली, खुरपी, और घास काटने के लिए आपको पता है हंसिया होती है, हंसिया, है ना। और बैल आजकल जो है बैलों का उपयोग कम हो गया, उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? ट्रैक्टर यूज़ करते हैं ना। तो ट्रैक्टर भी तो किसान के पास ही तो होता है। ट्रैक्टर के अलावा क्या होता है? हार्वेस्टर होता है ना। हार्वेस्टर फसलों की कटाई के लिए, है ना, हार्वेस्टर होता है। इसके अलावा हार्वेस्टर के अलावा कौन कौन सी चीज़ होती है कि मान लीजिए गेहूं की फसल को काटना है तो किससे काटेंगे? हार्वेस्टर से। अब गेहूं को अलग करना है और घास फूस अलग करना है तो उसके लिए कौन सी मशीन यूज़ होती है? तो उसके लिए होती है थ्रेशर आदि। ये इतने सारे औजार हैं मुख्य रूप से, हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे औजार हैं, बहुत सारे औजार होते हैं, इनका नाम भी हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमने कई नाम लिख दिए, जैसे कुदाली, खुरपी, हल, हंसिया, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि औजार है, मुख्यतः आदि है। ठीक है, ये सारे के सारे औजार हैं, खेती में काम आने वाले औजार मुख्यतः कुदाली, खुरपी, हल, हंसिया, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पुराने जमाने में जो किसान हुआ करते थे वो किसान और आजकल के जो किसान है, क्या दोनों के जो औजार है वो सेम ही है क्या? यानी कुछ चेंज आया है या नहीं आया है? तो आप कह देंगे कि पुराने समय में जो किसान होता था, पुराने समय में जो किसान होता था, पुराने समय में वह आजकल के, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, पुराने समय में वह आजकल के कृषि के औजार, कृषि यानी खेती करने के लिए जो औजार काम आते हैं, कृषि के औजारों में क्या परिवर्तन आया है? क्या चेंज हो गया? पहले क्या होता था और अब क्या होता है, ये आपको बताना है। क्या परिवर्तन आया है? तो आप कह देंगे कि पुराने समय में जब हल जोता जाता था, यानी हल चलाया जाता था, तो वो किसके माध्यम से चलाया जाता था? बैलों के माध्यम से चलाया जाता था। पहले हल किसके द्वारा चलाया जाता था? बैलों के माध्यम से। लेकिन आजकल जुताई किसके माध्यम से हो रही है? आजकल हो रही है ट्रैक्टर के माध्यम से, है ना। पहले हाथों से कटाई होती थी। कैसे होती थी? हाथों से कटाई। देखिएगा, बैलों से हल चलाया जाता था पहले, लेकिन आजकल ट्रैक्टर से चलाया जाता है। पहले हाथों से कटाई होती थी और आजकल किससे कटाई होती है? आजकल हार्वेस्टर से कटाई होती है। पहले हाथों से पीट पीट के फसल को दाने अलग किए जाते थे, आजकल थ्रेशर में डाला जाता है और मशीन अपने आप दाने अलग करके हमें दे देती है। तो आप कह देंगे कि पहले हाथों से कटाई होती थी, हाथों से ही दाने अलग किए जाते थे, दाने अलग किए जाते थे। और आजकल क्या होता है? दाने किससे अलग किए जाते हैं? दाने थ्रेशर से अलग किए जाते, थ्रेशर से अलग किए जाते हैं। ठीक है, सो आप लाइन टू लाइन अच्छे से बना के लिखेंगे। पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ में देख करके अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पहले हल बैलों के द्वारा चलाए जाते थे, आजकल हल ट्रैक्टर के माध्यम से चलाए जाते हैं। पहले हाथों से कटाई होती थी, हंसिया से पहले जो है कटाई की जाती थी फसलों की, लेकिन आजकल हार्वेस्टर चला दिया जाता है, हार्वेस्टर अपने आप कटाई कर देता है। ठीक है, उसके बाद पहले क्या होता था कि फसलों को सुखा लिया जाता था और फिर उनको पटक पटक के जैसे कि मान लीजिए गेहूं के दानों को अलग कर रहे हैं तो क्या करते हैं? पहले गेहूं की फसल को काट लेते, उसको धूप में सुखाते, जब वो एकदम सूख जाती तो उसको क्या करते? उसको पटक के उसमें से दाने अलग करते और जो कचरा बचता उसको पीट के जो है घास
घास फूस अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, सीधा हार्वेस्टर कटाई करता है, उसको हम थ्रेशर में डालते हैं, थ्रेशर में गेहूँ अलग और जो घास फूस है, भूसी जो है, उसको अलग कर देता है। तो ये कितना आसान काम है। तो देखिए कितना परिवर्तन आ गया है। पहले सब कुछ हाथों से किया जाता था और अब सारा कुछ मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, आसान और जल्दी जल्दी किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि पुराने समय में और आजकल के कृषि औजारों में क्या परिवर्तन आया है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि किसान अपने खेत के अंदर फसल अच्छी हो इसके लिए खाद भी तो डालते हैं, और जो खाद डाली जाती है वो भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि किसान खेत में खाद क्यों डालते हैं। तो आप कह देंगे कि किसान जो है वो फसल को पोषण देने के लिए, फसल अच्छी हो इसके लिए क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। और खाद भी कैसी होती है, खाद 2 प्रकार की होती है। एक तो खाद होती है जैविक खाद, जो कि गोबर आदि से घर पे ही बनाई जाती है, और दूसरी खाद जो होती है वो होती है रासायनिक खाद, जो कि यूरिया इत्यादि कहाँ से ली जाती है, बाजार से ली जाती है, जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, ठीक है। सो आप कह देंगे, देखिएगा कि जो खाद होती है वो किस लिए होती है, फसलों को पोषण देती है। खाद क्या करती है, फसलों को पोषण देती है। खाद किस लिए डालते हैं, ताकि फसलें अच्छी हो, है ना। अब देखिएगा कि खाद जो है वो 2 प्रकार की होती है। खाद कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा हो गया, जैविक खाद। कैसी होती है, जैविक खाद। और दूसरी खाद कौन सी होती है, दूसरी खाद होती है रासायनिक खाद। तो अब आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जरा कि जैविक खाद से क्या अभिप्राय है, यानी जैविक खाद क्या है। तो आप कह देंगे कि जैविक खाद जो है वो एक देसी खाद है। कैसी खाद है, देसी खाद है। और देसी खाद कैसे बनाई जाती है, जो जीव जंतु मल त्याग करते हैं, जैसे कि गाय भैंस से गोबर देते हैं, तो जो जीव जंतु जो मल त्याग करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जीव जंतु जो मल त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, जैसे गाय वैसे गोबर देती है, तो जीव जंतु जो मल त्याग करते हैं उससे बनाई गई देसी खाद क्या कहलाती है, जैविक खाद। जैविक में क्या शब्द आ रहा है, जीव शब्द आ रहा है। जैविक में क्या शब्द आ रहा है, जैव या जीव। जीव का मतलब क्या है, जीवों द्वारा कोई भी केमिकल उपयोग नहीं हुआ है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गाय भैंसे खा रही हैं, गोबर दे रही हैं, उस गोबर से हम क्या बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि जीव जंतु जो मल त्याग करते हैं उससे बनाई गई देसी खाद क्या कहलाती है, जैविक खाद कहलाती है, ठीक है। अब एक तो क्वेश्चन हो गया ये कि जैविक खाद किसे कहते हैं, समझ आ गया कि जीव जंतु जो मल त्याग करते हैं उससे बनने वाली खाद कैसी होती है, जैविक खाद होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि रासायनिक खाद किसे कहते हैं। तो आप कह देंगे कि ऐसी खाद जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, ऐसी खाद जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, जैसे कि इसके कई सारे उदाहरण भी है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रासायनिक खाद है। तो रासायनिक खाद कहाँ पे बनाई जाती है, रासायनिक खाद फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। और जैविक खाद से ज़्यादा अच्छी फसल देती है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद को क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी फसल देती है, ज़्यादा फसल होती है इससे। तो आप क्या कह देंगे कि फैक्ट्रियों में बनाई जाती है और इससे अच्छी फसल होती है। क्या होती है, फसल अच्छी होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, अच्छी फसल होती है। अच्छी फसल होएगी, ज़्यादा फसल होएगी तो किसान को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ज़्यादा रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गया इसका, एग्जाम्पल आ गया यूरिया खाद या DAP खाद।
कैसी खाद? डीएपी खाद। ठीक है, सो यूरिया या डीएपी खाद जो है वो क्या कहलाती है? ये दोनों के दोनों क्या है? रासायनिक खाद है। लेकिन अब देखिए, रासायनिक खाद इतनी फायदेमंद है, लेकिन फिर भी हम रासायनिक खाद का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रासायनिक खाद के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रासायनिक खाद के कौन कौन से नुकसान होते हैं, तब आप क्या कहेंगे? तो आप कह देंगे कि रासायनिक खाद जो है, रासायनिक खाद आप देख रहे हैं कि आजकल खेतों में बहुत सारी रासायनिक खादें डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से आसपास बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जैसे रासायनिक खाद से जो फसलें उत्पादित होगी उनको जब हम खाते हैं तो हमें चर्म रोग हो जाते हैं, चमड़ी से रिलेटेड खुजली इत्यादि हो जाती है। ठीक है, सो देखिएगा कि रासायनिक खाद के नुकसान क्या क्या हैं। बात कर रहे हैं किसके? रासायनिक खाद के नुकसान के, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल डाले गए हैं, इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियों में बनाए गए, तो बहुत सारे जो नुकसानदायक हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, वो केमिकल्स डाले गए हैं। ठीक है, अब केमिकल डालेंगे तो नुकसान होगा, और ऐसी फसलों को जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो नुकसान क्या है कि इससे चर्म रोग हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि इससे चर्म रोग हो जाते हैं, यानी कि बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा पेट दर्द संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। पेट दर्द संबंधी बीमारियां, पेट दर्द संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा और भी भयानक भयानक लोग जैसे रोग हो जाते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि बेचैनी होने लगती है। ठीक है, सांस संबंधी समस्याएं। कैसी समस्याएं? सांस संबंधी बेचैनी आदि समस्याएं जो है आती जा रही हैं। और वर्तमान में आप देख रहे हो कि बहुत सारी बीमारियां जिनका कोई रीज़न, जिनका कोई कारण ही नहीं पता चल रहा है, तो उसका कारण एकमात्र और एकमात्र क्या है? वो रासायनिक खाद है जो फसलों में डाली जा रही है, और उन फसलों को हम खा रहे हैं तो हमें ये बीमारियां लगती जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ओवरऑल क्या पता चलता है कि ठीक है, रासायनिक खाद हमें ज़्यादा फसल तो देती है, लेकिन ये साथ के साथ हमें बीमारियां भी तो देती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किसका करना चाहिए? जैविक खाद का। और सच बात तो यह है कि आजकल जैविक खाद का उपयोग बहुत कम है, यूरिया का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई खाद की। अब अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो है कि किसान जो है वो फसल बोने के लिए उसको जमीन में क्या डालना पड़ता है? बीज डालना पड़ता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फसल बोने के लिए या फसल के लिए किसान बीज कहाँ से प्राप्त करता है, कि किसान के पास बीज कहाँ से आते हैं, तो आप क्या कह देंगे कि या तो किसान बाजार से बीज खरीदता है, या तो किसान ने पिछले साल जो बीज बचा करके रखे थे उनका उपयोग करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही पढ़ेंगे। तो चलिएगा, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या है कि फसल के लिए किसान बीज कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आप कह देंगे कि आंसर लिखना है कि फसल के लिए किसान बीज या तो पिछली फसल से बचा के रखता है, कि जैसे गेहूं की फसल इस साल बोनी है या चने की फसल इस साल बोनी है, तो पिछले साल जो चने हुए थे उसमें से कुछ बीज उसने बचा के रख लिए। ठीक है, कुछ चनों को उसने घर पर उपयोग कर लिया, कुछ को बाजार में बेच दिया, और कुछ बीजों के रूप में उनको रख लिया। ठीक है, सुरक्षित रख लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर उसने नहीं रखा, या कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके बीज हम घर पर बचा करके नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर वो बीज कहाँ से प्राप्त होते हैं? या बीज की दुकान, यानी कि बीज जो है हमें दुकानों पर भी मिल जाते हैं, या फिर सहकारी समिति के कार्यालय, या फिर कृषि विभाग का जो अधिकारी होता है उससे किसान बीजों को प्राप्त करता है। तो बीज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह से मिल जाते हैं। कुछ फसलों के तो घर पर ही बचा करके रख लेते हैं, कुछ फसलों के बीज जो है दुकानों से मिल जाते हैं, कुछ सहकारी समितियों से मिल जाते हैं, और कुछ कृषि विभाग से मिलते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी का जो विभाग होता है अपना अपना हर एक शहर का, तो वहां पर जाकर के बीज मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, सो अब देखिएगा, अब हमसे पूछा जाता है कि कीटनाशक क्या है।
कीटनाशक क्या होते हैं? तो देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि फसल को बीमारी लग जाती है या फसल में कई सारे कीट आ जाते हैं। कीट यानी कि आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े फसलों के अंदर आ जाते हैं। जैसे खास करके अगर कपास की फसल देखी जाए तो वहां पर लाल कलर के और सफेद कलर के छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उनसे रक्षा करने के लिए वहां पर जिस दवाई का छिड़काव किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कीटनाशक, ताकि वो फसलों को खराब ना कर दे। फसल के अंदर आपने देखा होगा सुंडियां भी आ जाती है, ठीक है, छोटी छोटी सुंडियां। तो उन सुंडियों से फसल की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अगर रक्षा नहीं करेंगे तो वो फसल के पत्ते खा जाएंगी, और जब वो फसल के पत्ते खा जाएंगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में उनके बचाव के लिए खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो आप कह देंगे कि खेती में रोग लगने पर, या तो उसको कोई रोग लग जाए, रोग लगने का मतलब क्या है कि उसमें कोई कीड़ा इत्यादि लग गया, पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। और आजकल कीड़े से बचाने के लिए, आजकल कीड़े हो जाते हैं फसल के अंदर, तो कीड़े से बचाने के लिए उसमें क्या रखी जाती है? दवाई भी रखी जाती है, यानी दवाई का भी छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात आ गई कि कीटनाशक क्या होते हैं। उसके बाद है कि किसान ने मान लीजिए फसल उगा ली, फसल को काट लिया। अब उस फसल को हमने सुरक्षित रखना है ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। जैसे फॉर एग्जांपल किसान के घर में क्या होता है कि मान लीजिए गेहूं की फसल काटी गई, तो पूरे साल भर गेहूं चल सके इसके लिए घरों में, टंकियों में या थैलों में भर करके हम गेहूं को स्टोर करते हैं, भंडारित करते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि जैसे उचित मूल्य की दुकानें होती हैं जहाँ से हमें कम पैसों में, जो गरीब परिवार होते हैं तो उनको जो है कम पैसों में सरकार द्वारा अनाज दिया जाता है, ठीक है। गेहूं है, चीनी है, इत्यादि दिए जाते हैं। तो वहां पर गेहूं सरकार द्वारा दी जाती है, तो सरकार इस गेहूं को किसी सुरक्षित स्थान पर रखती है, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां, उनका सीजन नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी वो सब्जियां हम अगर बाजार से लेना चाहें तो वो मिल जाती हैं। तो उनको इतने दिन तक सुरक्षित कैसे रखा जाता है? क्योंकि अगर हम घर में रखेंगे तो वो सब्जियां जो है ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते चलते हैं, उसके बाद बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे भंडार गृह होते हैं जहां पर फसलों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। फसलों को सुरक्षित रख के वो लंबे समय तक चलाते हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि किसान फसल को भंडारित कैसे करता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले तो जैसे ही खेत से अनाज वगैरह या फसल निकाल ली जाती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? खेतों से अनाज की बोरियां ट्रैक्टर या बैलगाड़ी या अन्य साधनों के द्वारा सुरक्षित स्थान पर लाई जाती है। खेत में तो नहीं पड़ रहने देते उसे, फसल को क्या करते हैं? बोरियों में भर के या किसी वाहन में भर के या किसी भी चीज में भर के उसे कहाँ लेकर जाया जाता है? सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जाता है। अब वो सुरक्षित स्थान कोई भी हो सकता है कि वो किसान के घर का एक कमरा हो, या फिर हो सकता है कोई शीत भंडार गृह कक्ष हो, यानी शीत भंडार कक्ष हो। शीत भंडार कक्ष का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ठंडक होती है और वहां पर फलों सब्जियों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? देखिएगा, अनाज को रखने के स्थान पर, जहां पर अनाज रखे जाते हैं, आपने देखा होगा कई जगह पर जहां पर गोदाम होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा अनाज जो है एक साथ मात्रा में रखा जाता है और वो भी खराब नहीं होता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज को रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें कौन सी है? तो वो बातें सुन लीजिए कि अनाज को रखने के स्थान पर, जिस स्थान पर अनाज को रखना है वहां पर नमी नहीं होनी चाहिए। नमी का मतलब है कि वहां पर नमी यानी गीलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गीलापन हुआ, पानी हुआ तो फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? वह जंतुओं का प्रकोप नहीं होना चाहिए। उस जगह पर समय समय पर कीटनाशकों का, दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ताकि वहां पर जो कीड़े इत्यादि पैदा हो जाए, होने वाले हैं, वो खत्म हो जाए। यानी कीड़े नहीं होने चाहिए, वहां पर कोई भी जीव जंतु का प्रकोप नहीं होना चाहिए। अगर जीव जंतु का प्रकोप हो गया तो फसल खराब कर डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, जीव जंतुओं का प्रकोप नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गई आज की बात। पुराने टाइम में अनाज का भंडारण कैसे करते थे? तो देखिएगा, पुराने टाइम में पहले यानी पुराने टाइम में अनाज के भंडारण हेतु कागज की लुगदी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे। किसके? कागज की लुगदी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। और क्या किया जाता था? उनमें सुरक्षित भंडारण हेतु नीम की पत्तियां डाली जाती थी उसके अंदर। आपने अभी भी देखा होगा, घरों के अंदर जब गेहूं को सुरक्षित रखते हैं तो उसमें नीम की
की पत्तियां, माचिस की तिल्लियां, अखबार के टुकड़े, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो पहले अखबार तो था नहीं, तो नीम की पत्तियां डाली जाती थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमने पढ़ा था कि किसान जो है पशुपालन करता है, और आप देख सकते हो जितने भी किसान हैं उनके घर में आपको लगभग पशु मिल जाते हैं। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किसान पशुपालन क्यों करता है। आप देखिएगा जितने भी किसान मिलेंगे उनके घर में आपको पशु मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ एक दो हो सकता है कि ऐसा एग्जाम्पल ना हो, लेकिन लगभग किसानों के पास जो है पशु होते ही होते हैं, खास करके गाय और भैंसे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि किसान पशुपालन क्यों करते हैं, पशु उनको क्या लाभ पहुंचाते हैं, है ना, कि पशु उनको ऐसा क्या लाभ पहुंचाते हैं कि वो पशुपालन करते हैं। तो आप कह देंगे पशु हमें 2 प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, तभी तो किसान पशुपालन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा कि किसान पशुपालन क्यों करते हैं। किसान पशुपालन क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप कह देंगे कि पशु जो होते हैं वो किसान की सहायता खेत में भी करते हैं और घर में भी करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिएगा साधारण सी बात है कि मनुष्य कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करता है। पशुओं से मनुष्य को क्या क्या मिलता है, देखिएगा भोजन मिलता है, सवारी मिलती है, खेती बाड़ी में सुविधा मिलती है। ठीक है, आप क्या कह देंगे कि किसान पशुपालन भी करता है, क्योंकि पशुओं से किसान को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। देखिएगा सबसे पहली जो सुविधा मिलती है वो मिलती है भोजन की, क्योंकि दूध मिलता है किससे, गायों भैंसों से, यानी पशुओं से। ठीक है, तो सबसे पहली पशुओं से किसान को क्या मिलता है, भोजन प्राप्त मिलता है, भोजन मिलता है। इसके अलावा भोजन की वस्तुओं के अलावा क्या मिलता है, भोजन की वस्तुओं के अलावा उनसे वो सवारी की सुविधा ले सकता है। ठीक है, बैलगाड़ियों के माध्यम से, घोड़ा गाड़ियों के माध्यम से, घोड़ा भी तो एक पशु ही है। ठीक है, सो भोजन, सवारी, और इसी के साथ साथ कृषि के अंदर भी तो सहायता करती है, कृषि सुविधाएं प्रदान करते हैं, कृषि सुविधाएं प्रदान करते हैं। हल इत्यादि किसके द्वारा चलाया जाता था, बैलों के द्वारा। और आजकल भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो खेती है वो अभी भी पशुओं के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब एक तो बात हो गई, दूसरी बात क्या है, पशुओं से हमें विभिन्न उत्पाद भी मिलते हैं। पशुओं से हमें विभिन्न उत्पाद भी मिलते हैं। अब विभिन्न उत्पाद क्या क्या मिलते हैं, देखिएगा सबसे पहला उत्पाद हमें क्या मिलता है, दूध, दही, छाछ, घी। कहाँ से मिलता है, पशुओं से मिलता है। तो पहला एग्जाम्पल उत्पादों का कि पशुओं से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, दूध, दही इत्यादि मिलते हैं। और क्या मिलता है, देखिएगा खेतों के लिए हमें क्या चाहिए, खाद बनाने के लिए क्या चाहिए, गोबर चाहिए। तो आपको गोबर भी किससे प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है, जिससे हम उत्तम दर्जे की खाद बना सकते हैं। ठीक है, और जब पशु मृत हो जाते हैं तब उनसे क्या प्राप्त होता है, चमड़ा प्राप्त होता है ना, कि जब पशु मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी खाल से, चमड़े से बहुत सारे वस्त्र और जूते इत्यादि बनाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि विभिन्न उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई पशु बीमार हो जाता है, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि पशु हमारे लिए इतना सारा लाभ पहुंचा रहे हैं, तो अगर पशु बीमार हो जाते हैं तो उन्हें कहाँ पर लेके जाया जाता है, पशु चिकित्सालय में लेके जाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं, ध्यान दीजिएगा उन दोनों क्वेश्चंस पर। अब आपने देखा है कि भारत के अंदर जब हमारी फसलें पक करके तैयार हो जाती हैं तो हम हर्षोल्लास से कुछ मेले और त्योहारों का आयोजन करते हैं। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है कटने के लिए तब हम खुशी मनाते हैं, फसल कट जाती है तब हम खुशी मनाते हैं। और इसके द्वारा पशुओं के भी कई सारे मेले लगते हैं।
है तो उनकी हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मेले और त्योहार है जो पशुओं के मेले और त्योहार है, और इसी के साथ साथ ऐसे मेले और त्योहार जो फसल के पकने पर आयोजित किए जाते हैं। ओके, सो बात चल रही थी मेले और त्योहारों की, तो चलिए फिर पशुओं की खरीद बिक्री के लिए आयोजित मेला अगर आपको बताना है तो आप बताएंगे पुष्कर का मेला, जो कि कहाँ पर लगता है? पुष्कर अजमेर के अंदर लगता है। पुष्कर अजमेर राजस्थान के अंदर लगता है। तो पुष्कर का मेला किसके लिए लगता है? पशुओं की खरीद बिक्री के लिए लगता है। कोई पशु खरीदता है तो कोई अपने पशु को इस मेले के अंदर बेचता है। अब बात आती है कि फसलों के पकने पर, जब फसल पक करके तैयार हो जाती है तब भी कुछ मेले और त्योहारों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सो ऐसे ही दो त्योहारों के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि केरल के अंदर जो ओणम त्योहार है वो कब बनाया जाता है? जब फसल जो है पक करके तैयार हो जाती है। और तमिलनाडु का पोंगल त्योहार जो है, ध्यान दीजिएगा कि केरल का तो कौन सा त्योहार है? ओणम है, और तमिलनाडु का कौन सा त्योहार है? पोंगल है। ठीक है, सो ये त्योहार है जो फसल जब पक करके तैयार हो जाती है तब जो है ये त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आप देखते हैं कि आजकल हम जो भी सामान लाते हैं, हम जो है 10 रुपये से लेकर के और बड़ी से बड़ी कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसको किस में पैक किया जाता है? प्लास्टिक के अंदर पैक करके हमें पकड़ाया जाता है। तो फिर हमें जो है ये प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सिंपल सी बात है, इतना प्लास्टिक क्यों यूज़ करें? क्योंकि प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। लेकिन हमें इस प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसके रीजन आपको बताने हैं कि क्यों हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप कह देंगे कि आपने देखा है कि लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हो? प्लास्टिक से सामान निकाला और बाकी जो प्लास्टिक है उसको बाहर हम फेंक देते हैं। तो लोग क्या करते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लोग अक्सर प्लास्टिक की थैलियों को सड़कों पर फेंक देते हैं। हमने क्या कर दिया? प्लास्टिक की थैलियां जो है, प्लास्टिक की थैलियां, इन प्लास्टिक की थैलियों को कहाँ पर फेंक दिया? इन प्लास्टिक की थैलियों को सड़कों पर फेंक दिया। अब सड़कों पर जब प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी होती हैं, कचरा जब एक साथ पड़ा होता है तो वहाँ पर जो भी पशु आते हैं उनको वहाँ पर कुछ खाने का सामान इत्यादि मिलता है तो वो साथ में इन प्लास्टिक को भी साथ में खा जाते हैं। तो सड़कों पर फेंका, वो कहाँ चला गया? पशुओं के अंदर चला गया। और ये जो प्लास्टिक है धीरे धीरे पशुओं के आंतों में जमना शुरू हो जाता है, उनकी आंतों के बीच में जो है रुकावट डाल देता है और इस वजह से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, प्लास्टिक का सबसे पहला दुष्प्रभाव क्या है कि इनको सड़कों पर फेंक दिया जाता है, सड़कों से इनको पशु खा लेते हैं और पशु खा लेते हैं तो उनकी आंतें अवरुद्ध होने की वजह से पशु क्या करते हैं? पशु मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये तो बात हो गई पहली। दूसरी बात क्या हो गई कि प्लास्टिक के थैलियों को कहाँ पर फेंका जाता है? रास्ते में, और रास्तों से ये उड़ उड़ कर कहाँ पर जमा हो जाती है? नालियों में जमा हो जाती है। सड़क के आसपास जो नालियाँ वहाँ पर ये जमा हो जाते हैं। नालियों के अंदर जमा होकर के उसके रास्ते में क्या पैदा कर देती है? रुकावट पैदा कर देती है, और रुकावट पैदा करने की वजह से पानी आगे नहीं जाता, साइड में निकल जाता है। यानी कि जो गंदगी है, नालियों की जो गंदगी है वो बाहर निकलना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? बाहर निकलना शुरू कर देती है। भाई सिंपल सी बात है, ये कोई नाली जा रही थी, अब नाली जा रही थी, प्लास्टिक के थैलियाँ आप इसमें डालते गए, यहाँ पर प्लास्टिक की थैलियाँ इकट्ठी हो गई। अब मान लीजिए पीछे से जो कचरा आ रहा था वो अब आगे तो जा नहीं पाएगा क्योंकि इन्होंने रास्ता ब्लॉक करके रखा है, आगे नहीं जाएगा तो वो क्या कर देगा? साइड में निकलना शुरू हो जाएगा और सड़कों पर गंदगी फैलनी शुरू हो जाएगी। तो दो कारण हमें मिल गए। तीसरा कारण क्या है कि प्लास्टिक की थैलियाँ कहाँ चली जाती हैं? खेतों के अंदर चली जाती है। खेतों के अंदर चली जाती है तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर आपको प्लास्टिक की थैलियाँ इत्यादि मिलती है वो जमीन उपजाऊ नहीं रहती है। वहाँ पर कोई पौधा लगा दे तो वो कोई जो पौधा लगाया है वो फलता फूलता नहीं है, यानी कि वहाँ पर उपजाऊ जमीन की जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाती है, वहाँ पर पौधा नहीं उग पाता है। तो आप क्या कह देंगे कि प्लास्टिक से जमीन की उर्वरता नष्ट हो जाती है। जमीन की उर्वरता नष्ट हो जाती है।
तो भाई ये भी बात ठीक है कि ज़मीन की जब उर्वरता नष्ट हो गई तो ऐसे में हमें प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक के थैलियों में जो वस्तुएं हमें पैकिंग की हुई आती हैं, अगर प्लास्टिक में पैकिंग करी हुई वस्तुओं को हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम प्लास्टिक की थैलियों के अंदर जो भोजन आता है उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, प्लास्टिक में पैक्ड भोजन को, प्लास्टिक में जो पैक्ड भोजन है अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है ना, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि प्लास्टिक के अंदर कम से कम गर्म वस्तुओं को तो बिल्कुल भी ना ग्रहण करें, क्योंकि गर्म वस्तुओं के अंदर प्लास्टिक जो है उसका प्रभाव आ जाता है। और जब गर्म वस्तुओं को प्लास्टिक के सामान में रख करके हम खाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक की थैलियों में जब रखते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये इतने सारे कारण हैं कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो नुकसान किसे है? हमें तो है ना। हमारे पशु मर रहे हैं, हमारी सड़कें गंदी हो रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारी जमीन की उर्वरता नष्ट हो रही है। ऐसे करते करते अगर पूरी जमीन की उर्वरता नष्ट हो जाएगी तो हम भोजन कहाँ उगाएंगे? ये चीज समझ में आ गई आपके? तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खेती से खुशहाली तक। हमने जो है पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा है, हर एक चीज का कारण जाना है। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।